दोस्तों, रात के करीब 8:30 बजे के आसपास का वक्त था और मस्जिद से जो अजान होती है वह पढ़ने की आवाज़ आती है। और यह ईसा की नमाज की एक आवाज़ पर बुलाया जाता है। और इसमें जो हनीफ है वह अपनी बीवी से कहता है कि मैं ईसा की नमाज पढ़कर आता हूँ, और कहता है कि मैं नमाज पढ़कर आकर ही खाना खाऊंगा। उधर जो अनीफ है वह नमाज पढ़ने के लिए जाता है और उधर जो मौलाना साहब है वह नमाज पढ़ा रहा था। 4 रकात फजर वह पढ़ा देता है। उसके बाद वह बाकी जो नमाज थी वह हनीफ को खुद से ही पूरी करनी थी। और इस तरह है। और जो हनीफ था वह अपनी जो नमाज थी वह एक कोने में एक तरफ बैठकर पढ़ रहा था। इसी बीच जो मस्जिद थी उसके अंदर जो कई लोग थे वह कई लोगों का प्रवेश हो जाता है। और प्रवेश होता है तो उन लोगों के हाथ के अंदर किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में टाकी थी और किसी के हाथ में बुजाली और कुछ फावड़े थे और कुछ खुदाई करने वाले हथियार थे। जैसे कि किसान व्यक्ति होते हैं वह आधुनिक हथियार थे जो कि अपने खेती बाड़ी के काम में काम लिया करते थे। और जो ये हनीफ था यह अपनी आंखें बंद कर कर अपनी नमाज पढ़ने में मगन था। और जो ये हनीफ था ये नमाज पढ़ने में मगन था, लेकिन वह जो लोग थे वह इसी बीच में जो हनीफ नमाज पढ़ने में मगन था उसके ऊपर एक से बढ़कर एक वार कर दिए थे। लेकिन जो ये नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर और अन्य लोग भी थे, लेकिन उनमें से किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि यह हनीफ को बचा सके, रोक सके उन लोगों को। और फिर यहाँ पर चीखे पुकार थी वह मच रही थी। और लेकिन जो मौलाना साहब था वह भी अपनी जो नमाज पढ़ाने में ही व्यस्त था। और फिर यहाँ पर जो चीख पुकार की आवाज थी वह चीख पुकार की आवाज थी जो आसपास के घर थे उन तक भी पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जो हनीफ है वह मर चुका था उसको उठा भी लिया जाए। यहाँ पर जो नमाज थी, एक नमाज का समय तो हनीफ को मारा गया था और दूसरी नमाज का समय था वह भी हो गया था। लेकिन जो हनीफ की जो डेड बॉडी थी वह वहां जैसी की तैसी ही पड़ी हुई थी, उसको किसी ने उठाया तक भी नहीं था। और यह घटना थी यह ईशा की नमाज के वक्त हुई थी और फिर यह फजर की नमाज का वक्त हो जाता है। इस तरह लगभग 10:30 घंटे का समय था वह बीत जाता है। आखिरकार इस गांव का एक व्यक्ति होता है गांव का, वह डरता हुआ सहमता हुआ पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस स्टेशन जाकर वह व्यक्ति पूरी कहानी बयां करता है। और जो चौकीदार होता है वह उसकी कहानी पूरी बयां करता है, क्योंकि चौकीदार की यह बात उसका जो फर्ज होता है वह उसने अदा किया था। वह जाकर पुलिस स्टेशन में पूरी कहानी बताई। और यहाँ पर उस रात हनीफ का ही मर्डर नहीं हुआ था बल्कि हनीफ के साथ 7 और लोगों का भी मर्डर हुआ था। और आखिरकार इस गांव में 8 हत्याएं हुई थी उस रात। फिर यह जो मामला है यह सुप्रीम कोर्ट जाता है और फिर यह जो मामला यह राष्ट्रपति तक पहुंच जाता है। आज की ये जो घटना है यह खूब चर्चा में होती है। आज की इस कहानी के माध्यम से हम यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे आखिरकार उस रात इतने ज्यादा हुआ क्या था कि जिस रात ये 8 हत्याएं हुई थी। और यह इस कहानी के माध्यम से हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं पूजा आज की जो अब मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ यह सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश की। और झारखंड का ही एक जिला लगता है लोहारदग्गा। और लोहारदग्गा जो जिला है उसका ही एक थाना लगता है कुरू थाना। लोहारदग्गा जो थाना है क्षेत्र है उस थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है कुरू थाना। और कुरू क्षेत्र थाने का ही एक गांव लगता है मुकुद। और इसी मुकुद गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है गुफूर खान। और गुफूर खान के 3 लड़के होते हैं, जिसमें से एक लड़के का नाम होता है हनीफ खान, दूसरी लड़के का नाम होता है मुबारक खान और तीसरे लड़के का नाम होता है मुफीज खान। और यह तीनों लड़के जो कि और इनमें से जो ये हनीफ खान था यह सबसे ज्यादा यानी कि मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। और इसके पास जो मेहनत मजदूरी करता है तो इससे साफ पता चलता है कि इसके पास जो पैसे थे वह भी थोड़े से अधिक थे इन दो के बजाय।
और यह अपने ही घर के पास में एक और प्लॉट खरीद लेता है और फिर यह अपनी जो बीवी है उसको मुबारकबाद देता है कि जो हमारा घर है वह अब और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। फिर इसकी बीवी इसे कहती है कि इतनी बड़ी खुशी की बात थी तो आप बाजार से आते हुए मिठाई ले आते, बच्चों को भी मिठाई दे देते, इतनी खुशी की बात थी। तो फिर यह जो व्यक्ति है ये कहता है कि ठीक है, मैं अब की बार बाजार जाऊंगा तो मैं जरूर मिठाई लेकर आऊंगा। और यह बात है 6 जून 2007 की। फिर वह मिठाई लाता है और मिठाई लाकर अपने बच्चों में मिठाई खिला देता है। और मिठाई जैसे ही वह अपने बच्चों को मिठाई खिला रहा था तो मस्जिद से नमाज की आवाज़ आती है और यह नमाज होती है, यह ईशा की नमाज की आवाज़ आती है। और वह कहता है कि मस्जिद से बुलावा आया है ईशा की नमाज का और मैं पहले नमाज पढ़कर आता हूँ और उसके बाद मैं खाना खाऊंगा। फिर वह मस्जिद में चला जाता है और मस्जिद में यहाँ जो मौलाना साहब था उसने भी नमाज अदा करवाई थी, लेकिन जो मौलाना साहब उसने नमाज अदा कराई थी उसके बाद भी अपने भी नमाज पढ़नी होती है और यह एक कोने में बैठकर अपनी नमाज अदा कर रहा था। और फिर जैसे ही यह अपने नमाज का रकात पढ़ रहा था, यह कुछ रकात दोहरा रहा था, इसी बीच जो कुछ व्यक्तियों का इस मस्जिद के अंदर प्रवेश होता है और इसमें किसी के हाथ में तलवार थी, किसी के हाथ में बुझाली थी और किसी के हाथ में टांकी थी, तो किसी के हाथ में कोदाल था या खोदने वाला जैसा हथियार था। और यह सभी लोग मस्जिद के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और यह आने के बाद हनीफ के ऊपर एक से बढ़कर एक हमला शुरू कर देते हैं और यह हमला तब तक करते हैं जब तक कि हनीफ की मौत ना हो जाए। और फिर इसी बीच जो हनीफ था वह यहाँ पर बहुत ज्यादा चीखा था, चिल्ला रहा था, वह लोगों से मदद भी मांग रहा था कि कोई आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। लेकिन जो यहाँ पर जो मौलाना साहब था वह भी नमाज अदा करा रहा था, लेकिन यहाँ पर किसी भी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह आगे आए और उन लोगों को रोक सके और हनीफ को बचा सके। फिर यहाँ पर जो नमाज पढ़ रहे थे लोग, उन लोगों में से एक दो लोग थे वह यहाँ से भागते हैं और भागकर सीधा उसके घर पर जाते हैं और घर पर जाकर उसके जो बच्चे थे उन्हें कहते हैं कि तुम्हारे जो पिता है उसको मस्जिद के अंदर कोई लोग हैं, वह तुम्हारे पिता के ऊपर हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, तुम बचा सको तो अपने पिता को बचा लो। जिसमें इसके दो बेटे होते हैं, एक बेटे का नाम होता है गुरफान उर्फ वाला होता है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है और एक बेटा और होता है जिसका नाम इरफान खान होता है, इसकी उम्र 16 साल होती है। ये गुफरान और इमरान होते हैं, यह दोनों उस मस्जिद के अंदर पहुंच जाते हैं और यह लोग थे, यह जो इसके पिता था उसको मारकर यह अब बाहर ही आ रहे थे हनीफ को मारकर। उसी वक्त जो इमरान और गुफान थे यह दोनों भी उनके सामने आ जाते हैं। यह सोचते हैं कि जो पिता है उसकी हत्या तो हो गई है, लेकिन उसी समय ये जैसे ही बाहर निकल रहे थे तो उसी समय जो इमरान और गुफान है यह भी उसके सामने आ जाते हैं और उनके सामने आते ही यह लोग थे, यह इमरान और गुफान के ऊपर भी हमला कर देते हैं। और यहाँ पर ये दोनों बेटे आए थे तो अपने पिता को बचाने पर, लेकिन इन दोनों को भी इन हमलावरों ने इनके ऊपर भी हमला कर दिया और इन दोनों को भी तब तक मारा जाता है जब तक कि इन दोनों की हत्या नहीं हो जाती। और यहाँ पर जो आम पब्लिक थी वह कोई अपने घर के दरवाजे के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे, कोई खिड़कियों से देख रहे थे, कोई छत से झांक कर देख रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि यहाँ पर बीच बचाव कर इन लोगों को रोक सके। और फिर जो हनीफ का घर था उसके घर को लॉक कर दिया जाता है कि क्या पता जो हथियारबाजी वाले लोग हैं वह हनीफ के घर में भी घुस सकते हैं। लेकिन वह लोग थे वह हनीफ के घर में जाते हैं और वह अपनी ताकत की बदौलत वह गेट को तोड़ देते हैं। और जो हनीफ की पत्नी थी वह गेट के ऊपर टाका लगाए हुए खड़ी थी कि जैसे कि वह अपने बच्चों की हिफाजत कर सके। लेकिन जो ये हथियारबाजी वाले लोग थे यह बहुत ज्यादा ताकतवर थे, मजबूत थे। और यहाँ पर जो हनीफ की बीबी थी उसके ऊपर भी, कुसुमन के ऊपर भी यह हमला कर देते हैं और कुसुमन पर यह जब तक हमला करते हैं तब तक कि यह भी मौत के घाट नहीं उतर जाती और फिर यह हनीफ भी खुद भी मर जाता है। और ये जो हनीफ था यह खुद मर चुका है, इसके दो बेटे थे वह भी मर चुके हैं और जो इसकी बीवी थी वह भी मर चुकी है।
और फिर इसी बीच जो हनीफ का एक 15 साल का बेटा था जो कि विकलांग था, वह विकलांग होते हुए भी वह अपनी माँ को बचाने के लिए दौड़ता हुआ आया था। लेकिन वह जो हथियारबाजी थे वह उस विकलांग के ऊपर भी दया नहीं की थी, उसने उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ वार किया था और उसको भी तब तक मारा जब तक कि वह मौत के घाट नहीं उतरा। अब इसके बाद जो उसका एक 12 साल का बेटा था, अब तक जो हत्याएं हुई थी वह टोटल मिलाकर इस परिवार के 5 सदस्यों की हत्याएं हो चुकी थी। और अब जो छठवां बेटा था उसकी उम्र थी 12 साल और मेहरबान इसका नाम होता है। उम्र इसकी 12 साल होती है और यह भी अपनी माँ और अपने भाई को बचाने के लिए चीखता हुआ और रो रहा था। यह उसको बचाने के लिए उसके आगे हाथ जोड़ता है, पैर जोड़ता है, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इन हथियारबाजियों को उनका कोई असर नहीं होता है। जैसे ही उसने इसके बाप को, इसकी माँ को और इसके भाइयों को मारा था, वैसे ही इसको भी मार देते हैं। और फिर इसी बात बीच में जो इसका एक बेटा और था दानिश, इसकी उम्र 8 साल थी, यह भी इसी बीच मौके पर पहुंच जाता है। यह न तो अपने माँ को, न अपने भाइयों को और न अपने पिता को बचा सका था, क्योंकि यह सब बहुत ही छोटा लड़का था। और अब इसी बीच में जो एक 5 साल का लड़का था हनीफ, उसका नाम था, अनीस खान नाम था उसका, और इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन ये जोर जोर से रो रहा था। और जो ये हथियारबाजी लोग हैं, ये कहता कि अब ये अकेला बचकर क्या करेगा, अब हम इसे भी मार देते हैं। और इसको मारने के बाद जो इसके घर का सबसे बड़ा बेटा था सेमुल दिखाई नहीं दे रहा था। यह लोग थे, ये घर का एक एक कोना छान रहे थे कि सेमुल तुम कहाँ हो, सेमुल तुम कहाँ हो। लेकिन जब ये खोज रहे थे तो इस घर में कोई भी नहीं था और सिर्फ एक थी, तो यह हनीफ की बूढ़ी माँ थी जो कि जैनब खातून थी। लेकिन जो इस हनीफ खान की माँ थी, यह जैनब खातून, इसके ऊपर इन लोगों ने कोई हत्या नहीं की, इसके ऊपर नहीं तो इन लोगों ने कोई वार किया। लेकिन जो यह हनीफ की माँ थी, यह इन लोगों को गाली गाड़ रही थी और यह इन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। और इसी से पता चल रहा है कि जो बड़ा बेटा था यह सेमुल, दरअसल यह अपनी बीवी के साथ अपने ससुराल गया हुआ था। और यह लगभग रात के 8:30 बजे के आसपास का समय था। यहाँ पर 8:30 या 9 बजे के आसपास का समय था। यहाँ पर 10 बज जाते हैं, रात के 11 बज जाते हैं, रात के 12 बज जाते हैं, 1 बज जाता है। लेकिन जो जैनब खातून थी वह रोने की आवाज सुनकर वह लोगों को बार बार पुकार रही थी, लोगों को बुला रही थी। उसके बावजूद भी इस पूरे गांव के अंदर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह जैनब खातून के घर जा सके, हनीफ के घर पर। यहाँ पर कोई भी इनकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। इधर मस्जिद में तो हनीफ और उसके 2 बेटे मरे हुए थे। यहाँ पर कुल जो टोटल सदस्य थे घर के 8 लोग थे, वह मर चुके थे। और यहाँ पर जो जैनब खातून है वह बार बार लोगों से रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे हेल्प मांग रही है, मदद मांग रही है। लेकिन यहाँ पर जो कोई भी लोग था वह जैनब खान की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसे ही करते करते अगली सुबह हो जाती है। और जब अगली सुबह होती है तो जैनब खातून है जो उसका सोहर है, जिसका नाम गफूर खान है, और ये जैसे ही गफूर खान अपने घर पर आता है तो ये देखता है कि उसका बेटा है वह मस्जिद के अंदर मरा पड़ा हुआ है और उसके जो 2 पोते हैं वह रोड के ऊपर मरे पड़े हुए हैं। फिर वह घर पर आता है तो घर पर देखता है कि जो बेटे की बहू है वह मरी पड़ी हुई है और 4 और पोते वह मरा पड़े हुए हैं। और फिर वह अपनी पत्नी से, जैनब खातून होती है, उससे पूछता है कि आखिरकार हुआ क्या है। और फिर इसकी बीवी पूरी कहानी बताती है। यह बताते हैं कि ये लोग थे, यह आए थे और यह हमारे बेटे, बहू और पोतों को मारकर चले गए। लेकिन जो गफूर खान था, इसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि आखिरकार मैं करूं तो क्या करूं, मैं थाने जाऊं कि नहीं जाऊं। और फिर इसी बीच जो गांव का चौकीदार होता है वह उस गफूर खान के सामने आता है और उसके सामने हाथ जोड़कर कहता है कि साहब, मेरी क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए, आप मेरे आदेश को फरमाइए, मेरे सामने आदेश फरमाइए। फिर जो गफूर खान है यह कहता है चौकीदार से, हमें थाने तो चलने ही पड़ेगा, थाने में तो सूचना देनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन डेड बॉडियों को उठाने के लिए कोई नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर यह लोग थे सीधे थाने पहुंच जाते हैं। थाने में यह इसलिए पहुंचते हैं कि अब 4 कंधों की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि गांव में तो 4 कंधे भी नहीं मिलेंगे। हमारे जो बेटे, बहू और पोते मरे हैं उनको देने के लिए हमें थाने से ही 4 कंधे, 4 व्यक्तियों को बुलाना पड़ेगा। फिर यह थाने में जाते हैं और थाने में जो SHO होता है शंभुनाथ सिंह, उसके पास यह सूचना दे दी जाती है।
कहा जाता है कि गांव में 8 मर्डर हो चुके हैं और फिर जो एसएचओ शंभुनाथ है, यह एसपी जो सुबोध प्रसाद है, उसको यह सूचना दी जाती है और उसे कहा जाता है कि गांव के अंदर 8 मर्डर हो चुके हैं। और फिर ये कहता है कि साहब मैं तुरंत फोर्स लेकर वहां पर पहुंचता हूं। और फिर वहां पर पहुंचने के बाद यह सभी डेड बॉडियों को अपने कब्जे में लेता है और कब्जे में लेने के बाद जो एफआईआर कराई जाती है उससे पता चलता है कि जो ये गफूर खान था, इसके जो एक बेटा था और एक बेटे के जो पोते थे वह तो मर चुके थे और जो बाकी के 2 बेटे और पोते थे उन लोगों ने तो इन्हें मारा है। और जो गफूर खान था ये सोच रहा था कि मैं आखिरकार मेरे जो परिवार के कुछ सदस्य थे वह तो मर चुके थे और जो कुछ सदस्य बाकी के बचे हुए थे वह इन सबको मारे थे, तो मैं आखिरकार एफआईआर दर्ज करूं तो किसके ऊपर करूं। फिर आखिरकार जो एफआईआर है वह दर्ज की जाती है 11 लोगों के खिलाफ और जो पुलिस की चार्जशीट है वह तैयार की जाती है। चार्जशीट तैयार करने के बाद आखिरकार यह मामला अदालत में पहुंच जाता है और जब यह मामला पुलिस की चार्जशीट में लगाई जाती है तो फिर अदालत में ये चार्जशीट दायर की गई। तो इसमें पता चलता है कि ये जो 3 भाई थे, इन तीनों भाइयों में जमीनी विवाद था वह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इनका जो सुलह कराने में जो पिता था वह भी फेल हो जाता है। और यह भाई को ही नहीं बल्कि भाई के बच्चों को भी यह मारने की फिराक में लग जाते हैं और यह जो अपने भाई को मारने के लिए आप जो 2 भाई थे वह और उनके जो बेटे थे उन सभी को शामिल कर यह इन सब की हत्या कर देते हैं। फिर 1 अगस्त 2008 को ट्रायल कोर्ट में 11 लोग थे, उनको तो सबूतों के अभाव पर बरी कर दिया जाता है। जो बचे 4 लोग थे जिसमें मुबारिक खान होता है और मुफिल खान होता है जो सगे भाई होते हैं और उन्हीं के जो बच्चे होते हैं सदाम खान और वकील खान। दरअसल इनको कहा जाता है कि तब तक इनको फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाएगा तब तक कि इनकी मौत न हो जाए। फिर आपको पता है कि हमारा जो कानून है उसमें बहुत ज्यादा लचीलापन है, यहाँ बचने के तमाम रास्ते हैं। और फिर यहाँ हाई कोर्ट से यह मामला झारखंड के हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होती है और फिर आखिरकार जो 2 जुलाई 2009 को इसमें हाई कोर्ट में ये जो फैसला था यही बरकरार रखा था, इनको तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तब तक इनके प्राण न निकल जाए। फिर ये जो मामला है यह प्राण के ही थे, इसमें भी यह मामला ही बरकरार रहा था। फिर यह सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है 9 अक्टूबर 2014 को। सद्दाम खान और वकील खान की जो सजा है, इनकी जो सजा थी उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है, लेकिन जो मुबारिक खान और मुफिल खान था इनकी जो सजा थी वह फांसी के लिए ही बरकरार थी। जब तक इनके फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तब तक इनके प्राण न निकल जाए। फिर इनके पास एक रास्ता और था, इन्होंने राष्ट्रपति के पास भी अपील की थी और उस समय 23 जून 2016 में जो हमारा राष्ट्रपति था वह प्रणब मुखर्जी था और प्रणब मुखर्जी ने भी यही आदेश दिया कि इन लोगों को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए तब तक कि इनका प्राण न निकल जाए। और फिर इनकी ऐसे ही करते करते यह जो याचिका थी यह लगाते गए और सभी याचिकाएं थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी इनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया जाता है। और फिर ऐसे ही कर कर एक जो इनके ऊपर विचार किया जाता है 26 नवंबर 2021 को, जब मुबारिक खान और मुफिल खान है इन दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई दी जाती है और यह लोग अब भी जिंदा सलाखों के पीछे हैं। और दोस्तों ये जो घटनाक्रम है यह पूरे प्रदेश को हिलाकर रख देती है और यह लोग हैं यह आजीवन कारावास के लिए सलाखों के पीछे रहेंगे और पूरे प्रदेश को इसलिए हिलाकर रख देते हैं कि 2 सगे भाइयों ने ही अपने भाई का कत्ल कर दिया, अपने भतीजों का कत्ल कर दिया, यहाँ तक कि भाई की बीवी का भी कत्ल कर दिया। और दोस्तों जब जब इस घटनाक्रम का चर्चा होता है तो यह लोगों को हिला कर रख देते हैं। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।